जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा होमवर्क सीरीज 3.0 का टेस्ट नंबर 67। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है करेंट अफेयर प्लस राजस्व व्यवस्था, यानी आज के टॉपिक में करेंट और पॉलिटी का क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हाल ही में मान्यता दिया गया है, जो कि विश्व का पहला देश बना है मान्यता देने वाला, वह बना है इजराइल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल को पहली बार देश का मान्यता दिया था मिस्र द्वारा ये इजराइल को पहली बार देश का मान्यता दिया गया था। हाल ही में यूएन महासभा के बैठक में ऑस्ट्रेलिया जो है वह फिलीपींस को देश का मान्यता दिया है। यूएन महासभा के 80वीं बैठक का अध्यक्षता जो है एनालेना बेयरबाक द्वारा किया गया। अगला है, क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए 26 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 26 दिसंबर 2025 को जो है वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो यह बिहार के समस्तीपुर जिले के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के किन साहिबजादों की शहादत की याद में मनाया जाता है? यानी 26 दिसंबर को जो बाल दिवस मनाया जाता है वह गुरु गोविंद सिंह के किन साहबजादों के शहादत के रूप में मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है जोरावर सिंह और फतेह सिंह के शहादत के रूप में वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर हम वीर बाल दिवस की घोषणा की बात करें तो यह प्रधानमंत्री द्वारा घोषित किया जाता है। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में किन क्षेत्रों के योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है? तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की बात करें तो इसको भारत के अंदर यह जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट सम्मान है, यानी सर्वोच्च सम्मान है। अगर हम नवाचार की बात करें तो नवाचार प्रौद्योगिकी में टॉप पे रहा IISc बेंगलुरु रहा, तथा नवाचार में टॉप पर विश्वविद्यालय की बात करें तो IIT मद्रास जो है नवाचार विश्वविद्यालय में टॉप पे रहा। अगला है, सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यानी अभी जो कथन दिया हुआ है वह सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के संबंध में बात करना है। तो यह प्रोजेक्ट जो है परियोजना असम तथा अरुणाचल प्रदेश सीमा पर स्थित है। यह कथन बिल्कुल सही है। सुबनसिरी लोअर हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट जो है असम तथा अरुणाचल प्रदेश सीमा पे स्थित है। अगला है, यह 2000 मेगावाट की परियोजना है। तो यह भी कथन सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1, 2 दोनों सही। अगर एक और परियोजना जो कि बिहार में स्थित हुआ है, कुल्ला घाटी मल्टी पावर प्रोजेक्ट, जो कि बिहार में स्थित हुआ है, यह जो है हाल ही में खबरों में रहा था, कुल्ला घाटी मल्टी पावर प्रोजेक्ट जिसका स्थापना बिहार में हुआ है। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय हाल ही में गोडावण पक्षी के संरक्षण के लिए कई उपायों को मंजूरी दी है, जिसमें से निम्नलिखित नामों में से भी जाना जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो इसके द्वारा गोडावण पक्षी जो संरक्षण केंद्र है उसके लिए 2-4 नियम को मंजूरी दिया है, जिसमें से गोडावण पक्षी अभयारण्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नाम दिया गया है ग्रेट इंडियन बर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें ग्रेट इंडियंस बर्ड यानी गोडावण पक्षी संरक्षण अभयारण्य की, तो इसका अवस्थिति हो जाएगा गुजरात के तट पर निवास करता है, गुजरात के तट पर। अगला है,
राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के संबंध की बात कर रहा है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर ने राष्ट्रीय विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 जीता है। तो ये बिल्कुल सही है। प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को यह पुरस्कार दिया गया है 2025 का। आदित्य एल1 मिशन को राष्ट्रीय विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। तो यह गलत हो जाएगा। यह जो है आदित्य एल1 मिशन को नहीं दिया गया है, बल्कि यह दिया गया है गगनयान मिशन टीम को दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। अगर हम राष्ट्रीय विज्ञान टीम अवार्ड की बात करें तो यह कुल 4 टीमों को दिया गया है। एक डीआरडीओ को दिया गया है नौचार क्षेत्र के लिए। दूसरा दिया गया है इसरो को क्रायोजेनिक इंजन के निर्माण के लिए। तीसरा दिया गया है गगनयान के लिए, उसके टीम को दिया गया है। चौथा दिया गया है CSIR दिल्ली को दिया गया है। यह कुल 4 क्षेत्रों में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केवल 1। अगला है, वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में मात्र 59 गेंदों में 150 रन बनाकर किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो वैभव सूर्यवंशी जो कि समस्तीपुर बिहार के निवासी हैं, इनको हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से 26 दिसंबर को नवाजा गया। इन्होंने 59 गेंदों में 150 रन बनाकर हाल ही में AB डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित एयरलाइनों पर विचार करें। तो एयरलाइन पर विचार करना है। पहला है ऑल हिंद एयर, दूसरा है फ्लाई एक्सप्रेस, तीसरा है संख एयर। उपयुक्त एयरलाइंस में से किस एयरलाइंस को दिसंबर 2025 में अनापति प्रमाण पत्र यानी NOC प्राप्त हुआ है? तो देखिए 2025 के लिए NOC के लिए यह तीनों जो एयरलाइंस हैं, यह तीनों एयरलाइंस जो है अप्लाई किए थे NOC प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा। लेकिन इसमें से महज 2 ही जो ऐसे एयरलाइंस हैं जिनको NOC 2025 में प्राप्त किया गया, वह हो जाएगा ऑल हिंद एयरबेस तथा फ्लाइंस एयरबेस। यही 2 को प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 तथा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकाश एजनी मिसाइल यानी आकाश एजनी मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आकाश एनजी मिसाइल की बात करें तो यह एक वायु से वायु में मार करने वाली मिसाइल है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। आकाश एनजी मिसाइल की बात करें तो यह एक प्रकार का सतह से वायु में यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अगला है, आकाश एनजी मुख्य रूप से भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन की गई है। ये बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है। अगर हम अग्नि मिसाइल की बात करें तो इसका निर्माण DRDO द्वारा किया जाता है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष समीर कामत जी हैं। DRDO द्वारा निर्मित अग्नि मिसाइल जो है यह सतह से सतह वार करने वाली मिसाइल है। इसका हाल ही में अग्नि 5 यानी 5वां वर्जन का लॉन्चिंग किया गया था। अगला है, दिसंबर 2025 में भारत ने चक्रवात दितवा के बाद से किस देश के लिए 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पुनर्निर्माण सहायता पैकेज की घोषणा किया है? यानी दिसंबर में चक्रवात दितवा कहाँ पे आया था, जिसको मतलब सहायता राशि के रूप में भारत सरकार द्वारा 450 अमेरिकी मिलियन डॉलर भेजा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका में आया था चक्रवात दितवा, जिससे रक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहयोग राशि भेजा गया है। अगर हम चक्रवात दितवा की नामकरण की बात करें तो इसका नामकरण किया गया था यमन द्वारा इसका नामकरण किया गया था। अगला है, विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो विश्व हिंदू आर्थिक मंच 2025 की बात करें तो इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया था। मुंबई से संबंधित एक और बात है कि वेब शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन मुंबई में ही किया गया था। मुंबई यानी महाराष्ट्र राज्य में ही हाल ही में सिंदूर ब्रिज का उद्घाटन किया गया
तथा मुंबई के महाराष्ट्र में ही यहाँ पे एआई यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। अगर हम जयपुर की बात करें तो जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था, जिसमें टॉप पे रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगर हम गुवाहाटी की बात करें तो यहाँ पे असम राइफल स्कूल का स्थापना किया गया था, तथा असम के नामरूप में जो है असम के नामरूप में अमोनिया यूरिया संयंत्र का स्थापना किया गया है, जिसका उत्पादन क्षमता 12.7 मीट्रिक टन है। अगर हम बनारसी की बात करें तो यहाँ पे कछुआ उद्यान का स्थापना किया गया है। अगला है किस किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट विकसित किया है, यानी एआई एजेंट के रूप में विकसित किया है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित किया गया है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एजेंट का विकास। अगर हम एआई की बात करें तो एआई के जनक जॉन जॉन मैकार्थी हो जाएंगे। भारत में पहला एआई विश्वविद्यालय का स्थापना महाराष्ट्र में किया गया है। भारत में पहला एआई स्कूल का स्थापना केरल में किया गया है। एआई उद्योग का स्थापना लखनऊ में किया गया है, तथा एआई जो है एआई पार्क का स्थापना छत्तीसगढ़ में किया गया है। अगर हम आईआईटी दिल्ली की बात करें तो क्यूएस द्वारा जारी रैंकिंग 2025 में भारत के विश्वविद्यालय की बात करें, जिसमें टॉप स्थान पे आईआईटी दिल्ली का स्थान है, और दुनिया भर में आईआईटी दिल्ली का स्थान 23वें स्थान पे है। अगला है निम्नलिखित आयोजक स्थलों में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा तथ्य गलत सुमेलित है। 8वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 2025 का आयोजन नई दिल्ली भारत में किया गया है, ये बिल्कुल सही है। IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन अबू धाबी यूएई में किया गया है, यह भी सही है। 21वां राष्ट्रीय शिक्षा शो आयोजन 2028 की बात करें तो एक्सपो सेंटर शारजाह में आयोजित किया जाएगा, जो कि 2028 का होगा, तो यह भी कथन सही है। अगला है एपीईसी शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जापान में किया गया है, यह गलत हो जाएगा। एपीईसी शिखर सम्मेलन 2025 की बात करें तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है, सॉरी दक्षिण कोरिया में किया गया, दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर होगा। अगला है 47वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 के संबंध में सही कथनों का चयन करें। तो आसियान के बारे में बात करना है। 47वां आसियान सम्मेलन, पहला कथन है 26 से 28 अक्टूबर 2025 को मलेशिया में आयोजित किया गया था आसियान का 47वां सम्मेलन, ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन जो है मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, जो कि मलेशिया का राजधानी है। अगला है आसियान के 10वें सदस्य के रूप में इसे औपचारिक रूप से शामिल होने वाला देश हो जाएगा तिमोर लेस्टे। ये जो है कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि आसियान में 10वें नहीं बल्कि 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेस्टे को शामिल किया गया है। अगला है विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने इसमें वर्चुअल भाग लिया था, यानी वर्चुअल फॉर्मेट में भाग लिया था, तो यह भी कथन गलत हो जाएगा। अगर आसियान के 47वें बैठक में बात करें तो एस जयशंकर जी जो है यह जो है व्यक्तिगत रूप से भाग लिए थे, तथा वर्चुअल रूप से पीएम नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर गलत कथन का सही कथन का चयन करना था, केवल 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 60वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 60वां राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन 2025 का आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन ब्रिज टाउन बारबाडोस में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बैंकॉक थाईलैंड की बात करें तो यहाँ पे 6वां बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तथा कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको की बात करें तो फीफा 2026 का आयोजन कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको द्वारा किया जाएगा, तथा यह राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन का आयोजन ब्रिज टाउन बारबाडोस में हो जाएगा, तथा केवल संसदीय समिति का आयोजन की बात करें तो वह हो जाएगा पटना, बिहार में उसका आयोजन किया गया था संसदीय समिति का, और उसके अध्यक्षता ओम बिरला द्वारा किया गया था। अगला है
G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था तथा इसमें भारत की ओर से किसने भाग लिया था? तो G20 ऊर्जा परिवर्तन मंत्री स्तरीय बैठक की बात करें तो इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। मोहन लाल खट्टर, यहाँ खट्टर होगा, मोहन लाल खट्टर ने भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था। तथा G20 की बात करें तो 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। G20 2026 का आयोजन जो है अमेरिका में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। पहला है 17वीं WHO की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया था। तो यह बिल्कुल सही है। 17वां WHO की क्षेत्रीय बैठक का आयोजन कोलंबो श्रीलंका में किया गया था। अगला है 16वीं रेल उपकरण अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी की बात करें तो भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। यह भी कथन सही है। अगला है AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो यह भी सही है, AI इम्पैक्ट की बात कर रहा है। ग्लोबल AI का सम्मेलन की बात करें तो इसका आयोजन हैदराबाद में नहीं बल्कि इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, इसका आयोजन हैदराबाद नहीं चेन्नई होगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र साइबर अपराध 2025 की बात करें तो इसका आयोजन हनोई वियतनाम में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ब्राजील की बात करें तो यहाँ पे COP30 का आयोजन किया गया था। चेन्नई तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबल AI समिट का आयोजन किया गया था। अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे रायसीना बैठक का आयोजन किया गया था। 2+2 वार्ता का आयोजन किया गया था और भी बहुत सारे आयोजन हुए थे दिल्ली में। अगला है निम्न में से किस समझौता सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में नहीं किया गया था। तो कौन सा 2025 में ऐसा सम्मेलन था जो नई दिल्ली में जिसका आयोजन नहीं किया गया था। पहला कथन है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 का आयोजन यह भी नई दिल्ली में किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 की बात करें तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया था। भारत अमेरिका रक्षा समझौता 2025 की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में नहीं किया गया था बल्कि भारत अमेरिका रक्षा समझौता की बात करें तो इसका आयोजन मलेशिया में किया गया था। अगला है सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। यह भी सही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा कौन सा सही उत्तर है। पहला कथन है भारत के सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यह कथन जो है गलत हो जाएगा। सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो इनका नियुक्ति जो है भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा। अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें तो उनका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अटॉर्नी जनरल का पद आर्टिकल 76 में आता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति पद की प्रतियोगी को 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि जमा करनी होती है। ये बिल्कुल सही है। भारत के राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होगा उसको 15,000 रुपए की सुरक्षा राशि यानी जमानत के रूप में RBI के पास जमा करना होता है। अगर आप वोट का 1/6% मत नहीं प्राप्त कर पाए तो यह जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केवल 2 कथन सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो पहला कथन है भारत में राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। यानी महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा राज्यपाल की अनुशंसा पे। तो यह गलत हो जाएगा क्योंकि महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करें तो उसका नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं बल्कि राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है। दूसरा कथन है सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होता है। तो यह भी कथन गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य के उच्च न्यायालय की बात करें तो इसमें मूल अधिकार पे विचार करने या अपील करने का अधिकार
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास होता है। अपीलीय अधिकार की बात करें तो इसमें भी दोनों का होता है। तथा सलाहकारी अधिकारिता जो है उच्च न्यायालय के पास नहीं होता है, यह केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है केवल इसके पास यह अधिकार होता है कि आर्टिकल 143 के तहत यह केवल राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, जो कि यह उच्च न्यायालय के पास नहीं होता है। तो यह भी कथन गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम राज्यपाल की सहायता के लिए, अगर राज्यपाल की जो सलाहकारी के रूप में महाधिवक्ता का नियुक्ति होता है राज्यपाल द्वारा, जबकि उच्च न्यायालय का इसमें कोई काम नहीं है। अगला है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना के आधार पर किया गया। यानी केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया, तो यह किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर। अगर हम मार्ले मिंटो सुधार 1919 की बात करें तो इसके आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन का आयोजन किया गया था। तथा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करें तो इसके तहत भारत को आजादी मिला था। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्यवर्ती संबंधों का वितरण प्रस्तुत करता है। तो कौन सा ऐसा भाग है जो केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का जो संबंध प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 12। अगर हम भाग 10 की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा SC/ST से संबंध हो जाएगा, SC/ST के उपबंध से। भाग 11 की बात करें तो केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध से इसका संबंध हो जाएगा। अगर भाग 13 की बात करें तो इसका संबंध वाणिज्य और व्यापार से हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा बलों को बनाए रखना, ये जो है केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है। तथा कृषि पर आयकर तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता तथा सिनेमा हॉल का निर्माण, यह सभी जो है राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगला है, मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उसकी संख्या कितनी हो गई है। तो पहले मूल संविधान में जो संघ सूची की विषय की बात करें तो वह 97 थी, वर्तमान में यह संख्या जो है 100 हो गया है। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो पहले उसमें 66 विषय था, वर्तमान में 61 हो गया है। समवर्ती सूची की बात करें तो पहले उसमें 48 विषय था, वर्तमान में उसमें 52 विषय हो गया है। यह जो तीनों प्रकार की सूची है यह 7वीं अनुसूची से संबंधित है। अगला है, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। यह डॉट 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 सूची से सूचीबद्ध है, यानी किस सूची में यह आता है। तो यह सभी की बात करें तो यह सभी जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तथा केंद्रीय की बात करें तो केंद्रीय सूची के अंतर्गत जैसे रेल हो गया। समवर्ती सूची की बात करें तो इसके अंतर्गत एग्जाम्पल हो जाएगा वन, शिक्षा। अगला है, भारत में कर निर्देशीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कर है जो पूर्ण रूप से राज्य द्वारा लगाया व वसूला जाता है। तो कौन सा कर है जो राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व कर। भू राजस्व कर जो है वह केवल राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। जीएसटी की बात करें तो केंद्र और राज्य दोनों का संबंध हो जाएगा, आयकर केंद्र, निगम कर भी केंद्र का हो जाएगा। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समष्टि किसी विषय के संबंध में मामले में संसद कानून बना सकती है। यानी राष्ट्र कल्याण के संबंध में राज्य सूची में कोई विषय हो उसको पे संसद जो है कानून बना सकती है, वो किस आर्टिकल के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 249 के तहत। अगर हम आर्टिकल 123 की बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश आता है। अगर हम आर्टिकल 352 की बात करें तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात आता है, जो कि भारत में 3 बार लग चुका है। अगला है,
संघ विधायिका राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर केवल तभी कानून बना सकती है जब वह संघ विधायिका राज्य सूची में तभी कानून बना सकती हैं जब वह जो है राज्यसभा इसके लिए प्रस्ताव पारित करे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, मूल संविधान के क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में थी, अब उसकी संख्या कितना हो गया है? तो राज्य सूची की बात करें, इसमें पहले 66 विषय थी, वर्तमान में उसको घटा के 61 विषय कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? तो किस विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानूनी बना सकते हैं? तो वह हो जाएगा समवर्ती सूची के विषय पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इस सामान्य नियम का एक अपवाद है? यानी कौन सा एक अपवाद है जिसपे बना सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यदि राज्य के राज्यपाल उसकी आवश्यकता का प्रमाणित कर दे तो। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और वयस्कों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्रदान की गई है? तो यह किसे दी गई है? तो यह केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को दिया गया है कि नियम बना सकता है। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विधेयक विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान की बात करें तो यह संविधान के आर्टिकल 282 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो यानी गलत कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वरित निर्णय जो है केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए सही नहीं है। बाकी लचीलापन सही है, बड़े देशों के लिए आदर्श ये भी सही है, कानूनों की एकरूपता ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनुच्छेद 279 एक इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो अनुच्छेद 279 ए की बात कर रहा है, तो यह जो है वस्तु एवं सेवा कर परिषद से यानी जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी मॉडल जो है कनाडा से लिया गया है। तथा अन्य यूपीएससी की बात करें तो इसका संबंध आर्टिकल 315 से हो जाएगा। अगर वित्त आयोग की बात करें तो इसका संबंध 280 से हो जाएगा यानी 280 से। भारत निर्वाचन आयोग की बात करें तो इसका संबंध 324 से हो जाएगा। अगला है, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ किसके सहायता से? तो क्षेत्रीय परिषदों की बात करें तो इसका सृजन जो है संसदीय कानून द्वारा किया जाता है। इसकी अध्यक्ष जो है गृह मंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद जो है दिशा के ऊपर निर्धारित करता है, जैसे उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अगला क्वेश्चन है, स्वायत्त शासी जिला और क्षेत्रीय परिषदों के अधिनियमों और संकल्पों के बदलीकरण अथवा निलंबन की शक्ति किसके पास होता है? तो क्षेत्रीय परिषद की बदलीकरण अथवा निलंबन की शक्ति की बात करें तो यह राज्यपाल के पास नियुक्त प्राप्त होता है। अगला है, पूर्वोत्तर परिषद यानी नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? तो नॉर्थ ईस्ट नहीं बल्कि सभी भारत में जितने भी क्षेत्रीय परिषद हैं उसके अध्यक्ष जो हैं केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से आयोग समिति की सिफारिश पर भारत के में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है? तो किस समिति के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरकरिया आयोग की सिफारिश पर। अगला है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का क्या उद्देश्य था? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का उद्देश्य की बात करें तो संविधान के परिसंघीय उपबंधों में सुदृढ़ करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिस्थापन किस आयोग की संतुष्टि पर किया गया? तो यह किया गया था सरकारीय आयोग की संतुष्टि पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अधीन अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करने के लिए अधिकृत है? तो कौन अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करता है? तो यह किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद की कैबिनेट रैंक के ... मंत्री शामिल होते हैं। यानी अंतर्राज्यीय मंत्री परिषद की जो बैठक होता है उसमें कितने मंत्री शामिल होते हैं जो कि केंद्रीय मंत्री परिषद कैबिनेट के रैंक के होते हैं? तो वह 6 मंत्री इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण क्या रहा? तो केंद्र राज्य संबंध में विवाद का कारण की बात करें तो वह राज्यपाल का पद होता है, जो कि राज्य का कोई भी विधेयक हो वह केंद्र से संबंधित सलाह लेता है। अगर हम राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल का पद का जिक्र आर्टिकल 153 में किया गया है। मुख्यमंत्री के पद का जिक्र जो है 164 में किया गया है। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो 52 में किया गया है। प्रधानमंत्री का 74 में किया गया है। अगला है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार के अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? तो 44वां संविधान 1978 में किया गया था। इसमें जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, जो कि आंतरिक अशांति जो है उसको हटाकर उसके स्थान पे जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम आपातकाल के समय की बात करें तो लोकसभा का कार्यकाल एक बार में सिर्फ 1 साल ही बढ़ाया जाता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आपातकाल की बात कर रहा है तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 352 के तहत करता है। तथा आर्टिकल 356 की बात करें तो इसके तहत किसी राज्य में संवैधानिक विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो इसमें वित्तीय आपात का चर्चा किया गया है, जो कि भारत में अब तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। अनुच्छेद 368 की बात करें तो इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। अगला है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब किया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करें तो यह किया गया था 26 अक्टूबर वर्ष 1962 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्ष 1962 से 1968 तक इसका घोषणा जारी रहा। तथा इसी बीच 2 देशों से वार हुआ था, 1962 में भारत और चीन से, 1965 में भारत और पाकिस्तान वार के कारण। अगला है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा चुका है, जो कि 1962 से 68 तक किया गया था, 71 से 77 तक किया गया था, 75 से 77 किया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से लोकसभा की कौन सी अनन्य शक्ति है? तो लोकसभा की अनन्य शक्ति की बात करें तो आपातकाल की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, तो यह गलत हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा का अनुसमर्थन की बात करें तो यह लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों द्वारा किया जाना चाहिए। तथा अगर आपातकाल पारित करना है तो विशेष बहुमत से यह विधेयक पास होना चाहिए। तथा उसको निलंबन करना है यानी समाप्त करना है तो वह साधारण विधेयक समाप्त कर सकता है। अगला है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास पत्र पारित करना, अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, यह केवल लोकसभा से हो सकता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, यह भी लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों का इसमें सहयोग जरूरी है। दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है, तो यह भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयक की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले बाध्य कर सकते हैं? यानी राष्ट्रपति को कौन सा विधेयक अगर वित्तीय आपातकाल के दौरान पारित करने पे मजबूर हो जाएंगे, यानी पारित करना ही है, तो वह हो जाएगा वित्त विधेयक।
अगला है, भारत में आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार की बात करें तो यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। यह घोषणा जो है मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे ही राष्ट्रपति करेंगे। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? तो 352 की बात कर रहे हैं तो इसमें सामान्य आपातकाल का संबंधित उपबंध है। अगर हम वित्तीय आपातकाल की बात करें तो इसका संबंध हो जाएगा आर्टिकल 360, तथा राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 356 से संबंधित हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है? तो आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह जो है मूल संविधान में आपातकाल की उद्घोषणा का आधार था, तथा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया, जिसके कारण इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अगला है, आपात घोषित किए जाने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं निलंबित किया जा सकता? तो अपराधों के लिए दोषी सिद्ध से संबंधित संरक्षण का अधिकार जो आर्टिकल 20 में आता है, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, तथा साथ ही आर्टिकल 21 को भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? तो किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? आर्टिकल 359 के तहत किया जा सकता है। केवल दो मौलिक अधिकार को छोड़कर आर्टिकल 20 तथा 21 को छोड़ के बाकी सभी को किया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों का कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359 के तहत। अगला है, भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए जाने के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन थे? तो तीसरी बार जो आपातकाल घोषित किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में, उस समय भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी तरीका को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की गंभीर आपात विद्यमान है, इसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो यह किस आपातकाल के घोषणा के दौरान जो है आंतरिक सुरक्षा को अंदर से हटा दिया गया? तो यह हटाया गया 25 जून 1975 को जो तीसरा आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी सरकार द्वारा, इसी के कारण जो है हटा दिया गया, आंतरिक अशांति को संशोधन करके 44वां संशोधन 1978 में हटा दिया गया। तथा अगर हम प्रथम बार आपातकाल की बात करें तो वह 26 अक्टूबर 1962 में लगा था। दूसरा बार आपातकाल 3 दिसंबर 1971 में लगा था। अगला है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल जब लगा रहेगा देश में तो उस समय लोकसभा की अवधि जो है एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 352 के अनुसार बाह्य आपात के विषय में क्या सही है? तो सही कथन का चयन करना है। पहले कथन पढ़ते हैं हम लोग। पहला है, यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है, 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। यह गलत हो जाएगा, 1 माह के भीतर मिलनी चाहिए। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, यह बिल्कुल सही है। अगला है, संसद के साधारण बहुमत से इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए। यह गलत हो जाएगा, संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अगर आपातकाल लगाना है तो संसद के 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत चाहिए, तथा आपातकाल को हटाना है तो साधारण बहुमत से आपातकाल को वापस लिया जा सकता है, यह भी सही है। संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, यह गलत है। संसद के जो है साधारण बहुमत से भी वापस लिया जा सकता है। अगला है, इस पर संसद के संयुक्त अधिवेशन स्वीकृति हो सकती है, यह भी गलत है। संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है इस पे नहीं बुलाया जा सकता है।
इसका राइट आंसर की बात करें तो 1356, 1356 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान दिया गया है? तो संविधान का जो तंत्र है वो विफल होने के संबंध की बात कर रहा है, तो यह दिया हुआ है आर्टिकल 356 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 360 की बात करें तो इसमें वित्तीय आपात का चर्चा है। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के समर्थन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो यह किया गया था अनुच्छेद 356 के रूप में। इसका जो है प्रयोग जो है अंतिम उपयोग के रूप में किया जाता है। अगला है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपसंबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग कर सकता है तो इसके साथ की बात करें तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्ति या संसद द्वारा या उसे प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। यानी यह जो राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लग जाएगा उस राज्य से संबंधित जितना कानून होगा वह सभी संसद द्वारा बनाया जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 356 के अनुसार केवल बाहरी थ्रेट के आधार पर सरकार आपातकाल की घोषणा कर सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का जिक्र दिया हुआ है जो कि राज्यों में संवैधानिक विफल के कारण हो सकता है, यानी आंतरिक होगा, बाह्य नहीं। अगला है, आपात स्थितियों की उद्घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारा का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती हैं, तो यह कथन भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है संघीय ढांचा व्यवहारिक जो है व्यवहारिक तौर पे नहीं बल्कि इसमें संघीय ढांचा नहीं बल्कि राजकीय ढांचा विधायिक तौर पे केंद्र के हाथ में जाती है। अगला है, आपातकाल के दौरान ही संविधान का 42वां संविधान संशोधन पारित हुआ था, तो यह जो कथन है सही है। आपातकाल के दौरान ही 1976 में किया गया था। अगला है, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुए अनेक बदलाव में से एक देश के लेजिस्लेचर के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया था, 7 वर्ष नहीं। यह भी गलत हो जाएगा, जो कि 44वां संविधान संशोधन में किया गया था 6 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सही की बात कर रहे हैं तो केवल 3 सही है, बाकी सभी कथन गलत हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। पहला है, राज्य दिया हुआ है तथा 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू। 2019 नहीं, इसको अपडेट करके हम 2025 तक देखेंगे, 2025 तक। तो पहला है मणिपुर। मणिपुर में सर्वाधिक अभी तक 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। यहाँ पे 11, 2019 तक 10 बार ही था। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2019 तक 9 बार था, वर्तमान में 10 बार राष्ट्रपति शासन इसमें लग चुका है। अगला है, बिहार की बात करें तो बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उड़ीसा में कुल 6 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2, 3, 1, 4। अगला है, वर्तमान समय तक ... की कितनी बार भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो चुके हैं? तो यह जो है अभी तक एक बार भी नहीं, वित्तीय आपात का घोषणा भारत में एक बार भी नहीं किया गया है। अगला है, वित्तीय आपातकाल यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 360 में है। अगला है, वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार विधेयक को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्यकारी होते हैं? तो यह वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बाध्यकारी होते हैं। अगला है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा चुका है? तो 3 बार। क्वेश्चन रिपीटेड है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब किया गया था? तो यह किया गया था 26 अक्टूबर 1962 को। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला है,
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किया जाता है। तो किसकी नियुक्ति किया जाता है? किसी अधिवक्ता को उसने न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय किया हो। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो कम से कम 3 वर्ष तक न्यायालय के न्यायाधीश रहा हो। भारत के राष्ट्रपति के राय में परंपरा विधेयक हो। ये बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि राष्ट्रपति की नजर में भी कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। तो पहला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है। अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात करता तो वह 65 वर्ष होता, 65 साल तक। अगला है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश उस राज्य के राज्यपाल को पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो यह गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो यह जो है राष्ट्रपति को पद लिखकर अपना पद त्याग पत्र दे सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल 1 होगा। अगला है, आपातकालीन प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कथन का चयन करना है। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल मंत्रिमंडल की लिखित सहमति के आधार पर घोषित किया जा सकता है। यह बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल की लिखित सहमति होना चाहिए। अगला है, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में अधिकतम 3 वर्षों तक लागू रह सकता है। यह भी सही है। अगला है, राष्ट्रपति शासन राजस्थान राज्य में 4 बार लगाया गया था अभी तक। यह भी सही है। सशस्त्र विद्रोह शब्द को 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो ये गलत हो जाएगा। सशस्त्र विद्रोह शब्द की बात करें तो इसको आंतरिक अशांति के जगह पे जोड़ा गया, जो कि 42वां नहीं बल्कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया है। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।